हेलो हेलो। शुरू करें। हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे थे ना, जिसमें हम लोग अक्रिय गैस पढ़ रहे थे। अक्रिय गैस। अक्रिय गैस नाम से ही क्लियर है चला जी, ये किसी से अभिक्रिया ना करे। अक्रिय गैस जो किसी से अभिक्रिया करे कि ना करे, क्लियर है ना। अक्रिय गैस उसे कहते हैं जो किसी से अभिक्रिया ना करे। निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। इसकी संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्लियर है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये क्या है? अक्रिय गैस है। कौन गैस है? तो इसकी संख्या चला कितनी है? 6। ये है अक्रिय गैस। ये जो लास्ट वाला है ये खोज होना बाकी है, इसकी खोज अभी तक हुई नहीं है। तो अक्रिय गैस कौन कौन हो गया? हीलियम 1 2 3 4 5 6। अब चला, अक्रिय गैस को सबसे राइट साइड में रखा गया है, दाएं की बाएं? सबसे दाहिने साइड में रखा गया है। और इसके सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सबके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर। हीलियम ले लीजिए, नियॉन ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए। तीनों को एग्जांपल लीजिए। 2 10 18। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं। 2 8 8 18। तो यहां अगर लिखेगा तो 2 हो जाएगा, ये लिखेगा 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। होगा? बोलिए। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? 8 ना। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2। तो आपको पता है संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? देखिए नहीं, बाह्यतम कक्षा में 8 8 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। और संयोजकता जब निकालते हैं तो 5 6 7 8 रहता है, तो 8 में से घटा देते हैं। संयोजकता हो जाएगा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8। तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बोलो। संयोजकता किसी पदार्थ किसी से संयोग करने की क्षमता को बताता है। अगर संयोजकता 0 है मतलब वो किसी से संयोग नहीं करे। लिख लो, संयोजकता, संयोजकता किसी अन्य तत्व या यौगिक से, किसी अन्य तत्व या यौगिक से किसी अन्य तत्व या यौगिक से संयोग करने की क्षमता को बताता है। संयोग करने की क्षमता को बताता है। संयोग करने की क्या को बताता है? क्षमता को बताता है। तो बताओ, अक्रिय गैस की संयोजकता 0 है तो इसके संयोग करने की क्षमता भी कितनी होगी? कितनी होगी? कहता है, गौर फरमाइएगा। अक्रिय गैस इसकी संख्या कितनी है? चला जी 6। ये इस वर्ग के सभी तत्व क्या हैं? गैस। यही एगो वर्ग है जिसके आपको कहेगा कौन से आवर्त के सभी तत्व गैस हैं? पहले आवर्त के। कहिएगा कैसे? तो पहले आवर्त में देखो, एगो में हाइड्रोजन है यहां, हीलियम है यहां। बोलो न रे। पहला आवर्त की अगर आप बात करोगे तो देखो, ये हाइड्रोजन है, अरे हाइड्रोजन है, यहां हीलियम है। तो बताइए दोनों क्या है? गैसें न है।
तो पहला आवर्त और आठवां वर्ग के सभी तत्व क्या हैं? गैस है। लिख लो, पहले आवर्त और आठवें वर्ग। पहले आवर्त किताबें में लिखो, नहीं चला। पहले आवर्त किताबें में लिखो, किताब में ही लिखो। कितना बार समझाएं, बुक में लिखो। पहले आवर्त और आठवें वर्ग, आठवें वर्ग के सभी तत्व, के सभी तत्व गैस हैं। के सभी तत्व क्या है रे? पहले आवर्त और कैवें वर्ग के? आठवें वर्ग के सभी तत्व क्या हैं? गैस। अब बताओ, इस वर्ग को हम अक्रिय वर्ग, शून्य वर्ग या निष्क्रिय वर्ग कहते हैं? इस सब इसी का नाम है। अक्रिय वर्ग कह दीजिए, शून्य वर्ग कह दीजिए या निष्क्रिय वर्ग कह दीजिए, सब इसी का नाम है। इस वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 8। असंयोजकता 0। और वातावरण में जो ये इसका कंपोजिशन है चला जी, वो इस प्रकार है। वायुमंडल में 1% है। वायुमंडल में कितना परसेंट है? इसमें सबसे अधिक आर्गन है और सबसे कम रेडॉन है। सबसे अधिक कौन है? आर्गन। और सबसे कम कौन है? रेडॉन। अब गौर से देखिए, 0.9% जो है आर्गन है। आप समझिए 1% में 0.9% आर्गन है। 1% में कितना परसेंट में? 1% में 0.9% क्या है? आर्गन है। तो सबसे ज्यादा वही ना हुआ? बोलबे नहीं करें आप। बाकी 0.1% में सब है। बोलो रे। तो अक्रिय गैस में सबसे अधिक कौन है? कितना परसेंट? 0.9%। अब बाकी 0.1% में सब है। और सबसे कम रेडॉन है। सबसे कौन कौन है? रेडॉन है। कहते वायुमंडल में लगभग 1% अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस आपको 21% के आसपास क्या है? ऑक्सीजन। 21% क्या है? नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। ये जो 1% बच गया चला, उसी में आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरॉन, रेडॉन है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है उसी 1% में। लगभग आप मान सकते हैं थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होगा। ये 1% है कंप्लीट, जिसमें देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? आर्गन। तो आपको कहेगा वायुमंडल में कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में है अक्रिय गैस में? तो कहेंगे आर्गन। कहेगा सबसे कम कौन है? कौन? रेडॉन। कौन है सबसे कम? सबसे कम है चला रेडॉन। सबसे कम कौन है? रेडॉन। अब अक्रिय गैस गौर फरमाइएगा, ये 3 गो गुण है चला, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको अभी पेंडिंग में रहने दो, चूंकि प्रॉपर्टी आपको अभी हम पढ़ाए नहीं। देखिए, यही ना 18वां वर्ग अक्रिय गैस वर्ग है। बोलन रे। हीलियम। कौन चला? हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो हीलियम होता है 2। 2 होगा तो 1s2 है ना होगा। हीलियम होगा 2 तो कितना होगा? 1s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? इसको होना चाहिए था एस ब्लॉक में, लेकिन ये है किस ब्लॉक में? ये तो पी ब्लॉक में है हो। यह है पी ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि इसका गुण अक्रिय गैसों के गुण से मिलता था। इसको अक्रिय गैस की श्रेणी में रख दिया गया जबरदस्ती। ये भी ड्रॉबैक है। कोई अगला हो सकता आएगा और वो इसको सुधार के चला जाएगा, लेकिन चला अभी तक इसको सुधारने की हिम्मत किसी में नहीं हो। 1913 से अब देख लो कितना साल हो गया। लगभग हमको लगता है 110 साल हो गया। नहीं हो गया? 110 साल में आज तक कोई इसके पोजीशन को सुधार नहीं पाया। हाइड्रोजन और किसके? हीलियम। एस ब्लॉक का सदस्य है, लेकिन ये अक्रिय होने के कारण किस ब्लॉक में है? किस ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में। इसके बाह्यतम कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? बाकी सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8।
जब भी चला आप समझिए किसी भी देश का विकास होना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी चीज का होगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो। किसी नेता फेता का कोई रोल नहीं। सब नेता कंट्रोल कर सकता है, सिस्टम को अपने हिसाब से चला सकता है, लेकिन अगर देश का विकास होना है तो उसके लिए साइंटिस्टों का आगे आना जरूरी है। तुम देखो बिहार में कहीं है जहां से साइंटिस्ट बना जा सकता है? साइंटिस्ट की तो प्रॉपर वे में हमको लगता है साइंटिस्ट वो एक कोर्स बना देना चाहिए, उससे ग्रेजुएशन होना चाहिए, टॉप क्लास के टीचर्स होने चाहिए उसमें, ताकि बच्चे वेल डेवलप्ड ब्रेन लेकर आए और चीजों को इतना मिनिमाइज कर दें कि कम सोर्सेस में ज्यादा आउटपुट निकल सके और चीजें फिर बहुत आसानी से हम लोग विकासशील से विकसित की ओर चले जाएंगे। हम लोग वैसे लोगों को चुन लेते हैं जिनको चला या तो बंदूक की ताकत पे वो राज करते हैं। अभी भी तुम कहो तो बहुत सारे नेता मंत्री लोग हैं जो जबरदस्ती डरा धमका के ले लेते हैं वोट। सब का वही हाल है, या जातिवाद के नाम पे वोट लेते हैं, जिसके कारण देश का विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोगों को वोट देने से ही देश का क्या होगा, विकास होगा। आप जितने भी तत्व हैं चला, सब में अभी बहुत सारा काम होना बाकी है जो कि नहीं हो रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सब जगह वही हाल है। अमेरिका चले जाओगे तो वहां भी अब बहुत सारा चीज डेमोक्रेटिक जब से हुआ है, लोग अपने में लड़ रहे हैं, वहां भी वोटिंग के लिए लोग लड़ रहे हैं। रसिया का वही हाल है, चाइना ये उल्टे खुराफातिये करने में लगल है। तो कोई सही तरीके से, इटली वगैरह है उधर, इटली चले जाओ तुम, जर्मनी चले जाओ, वो सब नए नए हथियार बना रहे हैं। परमाणु सबसे अभी ये जो युग है, ये खास करके 2000 से 2023 तक का या आगे 2030 तक का जो युग होना है, ये परमाणु युग के नाम से जाना जाएगा। फिर युग शांत हो जाएगा, जैसे सब जब बना लेगा, सबको पर्याप्त हो जाएगा कि इतना से हम पूरा विश्व उड़ा सकते हैं, तब तक बनाते रहेगा। और जब बना लेगा तो ये समझो कि कंप्लीट इस युग में पिछले 10 साल से 15 साल से हम भी देख रहे हैं, कंप्लीट परमाणु हथियार ही बनाए जा रहे हैं, बाकी कुछ किसी चीज का कोई शोध नहीं हो रहा है। तुम भी सुनता होगा न्यूज वगैरह में भी, फलना मिसाइल का परीक्षण किया गया, सुनता है कि नहीं? कभी नहीं सुनता होगा फलना मेडिसिन का परीक्षण हुआ है, कभी सुना है? फलना माइक्रो प्रोसेसर का परीक्षण हुआ है, कभी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग परमाणु युग में जी रहे हैं। यहाँ खाली सब एक दूसरे को से बचने के लिए, जो शांति प्रिय देश है वो बचने के लिए, जो चला मार धाड़ वाला देश है वो मारने के लिए परमाणु बम का आविष्कार कर रहा है, मिसाइल्स का आविष्कार कर रहा है। हम लोग भी उस दौड़ में पीछे नहीं है, हम लोग भी बहुत आगे हैं। हम लोग भी डेली कुछ ना कुछ परीक्षण कर लेते हैं, भले ही हमसे होता नहीं है। हम लोग अनाधुन खरीदिए लेते हैं। अभी तुम समझो, मतलब जो काम 1000 टका में होना है, वो जब हम लोग खरीदते हैं तो वो काम 1 लाख रुपए में हो रहा है। और 1 लाख रुपए में हो रहा है, वो अपनी टेक्नोलॉजी हमको देता भी नहीं है। वो कहता सिर्फ आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे तुम अगर मान लो फ्रांस से कोई चीज खरीदते हो तो वो आपको अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता है, वो कहता सिर्फ आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप ऑपरेट भी कर सकते हैं तो इतना मतलब एडवांस वर्जन है कि ओकरा अगर मन करेगा कि एकरा लॉक कर देना है तो लॉक कर देगा, समय आने पर तुम उसको ऑपरेट भी नहीं कर पाओ। अगर ओकरा लग जाए कि हमको इसको ऑपरेट नहीं करने देना, ये मेरे लिए हानिकारक है, तो वो अपना चीज बचा के रखता है और वो उसको लॉक कर देगा, न चलेगा, न हिलेगा, न डोलेगा। ऐन मौका पे मारे जाओगे। जो स्थिति हम लोग कहते हैं, आज हमने फ्रांस से इतने मिसाइल्स खरीदे नहीं है, 1000 का सामान 1 लाख में लिए। आज जबरदस्ती मीडियाबाजी हो रहा है। अब वही हम लोग बनाएंगे चला तो उतना कम में बन जाएगा, लेकिन उसके लिए तो वो डिपार्टमेंट होना चाहिए जहां काम होता हो। टैलेंटेड लोग जो टैलेंटेड है वो नासा चले जाते हैं, वो हमारे लिए काम ही नहीं करते हैं। तो कहते हैं इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और बाकी सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। सभी गैसों में इसका क्वथनांक बिंदु सबसे क्या होता है? कम होता है। मतलब ये जल्दी खौल जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया करता नहीं, किसी से जुड़ा हुआ रहेगा तब ना टूट के खोलने में टाइम लगेगा। किसी से जुड़ले नहीं है तो टूटने में भी टाइम नहीं लगता। ऑलरेडी एक बात बताओ, पत्थर जल्दी लोहा जल्दी खोलेगा कि पानी? काहे लोहा लेट से खोलेगा? क्योंकि लोहा के बंधन बहुत मजबूत हैं, इसलिए वो लेट से खोलेगा। एक ई केकरो साथ बंधने नहीं बनाता है।
जैसे मेरे दोस्त, अगर हम क्वथनांक का मतलब होता है खोलना, क्वथनांक का मतलब क्या? खोलना। तो बता, लोहा का ज्यादा क्वथनांक कि पानी का? किसका ज्यादा क्वथनांक? लोहा का ना। काहे? क्योंकि इसके बंधन मजबूत हैं, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है मजबूती से, ये जल्दी टूट के खोलेगा नहीं। अब पानी के बंधन कमजोर हैं लोहा के बनस्पत, ये जल्दी खोलेगा। इसका मतलब ये हुआ, अक्रिय गैस तो किसी के साथ बंधने नहीं बनाता है। बोलो, अक्रिय गैस किसी के साथ बंधन बनाता है क्या? अक्रिय गैस किसी के साथ बंधन नहीं बनाता। जब वो किसी के साथ बंधन नहीं बनाता है तो उसका क्वथनांक कम होता है। बोलवे नहीं करेगा। अक्रिय गैस किसी के साथ बंधन नहीं बनाता तो उसका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, जल्दी खोल जाएगा। आ जाए हीलियम का उपयोग, वायुयान के टायर में चला हीलियम का उपयोग होता है। कहां यूज होता है? आप कहोगे ऐसा क्यों सर, इसमें और गैस भी तो भरा जा सकता है। हीलियम चला न जलता है न जलने देता है, तो चूंकि इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, 150-200 स्पीड पे ये चलता है, तो फ्रिक्शन के कारण इसमें आग नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन गैस भरा हुआ है? हीलियम। तो वायुयान के टायर में हम लोग हीलियम गैस भरते हैं। और चला हीलियम गैस निष्क्रिय होने के कारण ये भरा जाता है, हल्का भी ना होता है, तो वायुयान के टायर में ही मेनली भरते हैं। अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने में ऑक्सीजन के साथ इसी का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं ना, तो अस्पताल में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हीलियम। गोताखोर सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एक लाइन में समझो ना, सांस लेने के लिए हम लोग, एक होता है कम गहराई में, एक होता है अधिक गहराई में। पीछे हम पढ़ाए भी हैं आपको, यहां भी देख लीजिए। अधिक गहराई में जाना है तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम, और कम गहराई में जाना है तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेके वो लोग सांस लेते हैं। आप कहिएगा सीधे ऑक्सीजन काहे नहीं ले लेते हैं? ऑक्सीजन तो हमारे शरीर को चाहिए, इसलिए नहीं लेते हैं। चला कि ऑक्सीजन ज्वलनशील, आग लगाने में मदद करता है। कहीं पर भी अगर इसको जरा सा फ्लेमेबल सब्सटेंस मिल जाएगा, आग लगाने वाले वस्तु, आग लगने वाली वस्तु मिल जाएगा, तो उसमें ये आग लगा देगा। तो इसलिए हम लोग अगर पता चला सांस खींचे, आप बहुत तेजी से आया, फ्रिक्शन इतना ज्यादा हुआ कि आग लग जाएगा, तो आग लग जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम लोग जब भी खींचेंगे ऑक्सीजन प्लस हीलियम या ऑक्सीजन प्लस क्या? नाइट्रोजन। ठीक है? अस्पताल में ऑक्सीजन प्लस हीलियम, गोताखोर भी ऑक्सीजन प्लस हीलियम भी, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अधिक गहराई में जाएगा ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन हीलियम, और कम गहराई में जाएगा ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने में ऑक्सीजन के साथ, और गोताखोर द्वारा सांस लेने में भी ऑक्सीजन के साथ इसका प्रयोग होता है। उसके बाद नियॉन, हम बोले थे नियॉन का प्रयोग जो है, चलो डिस्चार्ज ट्यूब में, इंडिकेटर में है। ये जो इंडिकेटर देख रहे हो, ये बोलो ने, नियॉन गुलाबी रंग देता है। कौन रंग देता है? आई है चलो डिस्चार्ज ट्यूब। जो पहले तुम देखता होगा, पहले वाला जो ओनिडा वगैरह का टीवी था, उसमें पीछे ट्यूब लगा हुआ होता था, पिक्चर ट्यूब। सुने हो? नहीं देखे हो? ओनिडा में पीछे पिक्चर ट्यूब खराब हो जाता था तो आगे टीवी में कुछ भी आता नहीं था, तो वो जो पिक्चर ट्यूब था चला, उसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। कौन ट्यूब कहते हैं? तो उसमें भी चला नियॉन का प्रयोग होता है। इंडिकेटर में तो नियॉन का प्रयोग होबे करता है। नियॉन का रंग कैसा होता है? नियॉन गैस अगर आप कहीं पे भर दीजिएगा तो वो रंग देगा गुलाबी। कौन गुलाबी? देखो, ये इंडिकेटर में होता है। बोलो रे, इंडिकेटर, इसी कारण इंडिकेटर बोर्ड में गुलाबी रंग देता है, अर्थात नियॉन कौन रंग देता है? गुलाबी। सोडियम कौन रंग देता है? पीला। रोड पर जो वेपर लाइट देखे हो, कैसा रंग देता है? हाँ, तो सोडियम पीला देगा, पारा सफेद देता है, और नियॉन जो होता है वो गुलाबी देता है। लिख लो। लिखिएगा। बुक थोड़ा लेट से पहुंचता है दोस्त, टेंशन नहीं लेना है। लिखिएगा। लैंप में
नियॉन गुलाबी रंग देता है, सोडियम पीला रंग देता है, पारा सफेद रंग देता है। हो गया। नियॉन कौन सा रंग देता है? गुलाबी। सोडियम कौन सा रंग देता है? पीला। अब पारा कौन सा रंग देता है? सफेद। रोड पर जो वेपर लाइट लगा होता है जो पीला रंग देता है उसमें क्या भरा होता है? सोडियम। आर्गन। आर्गन है ना। आर्गन की अगर हम बात करें चला, सबसे अधिक अक्रिय गैसों में यही ना पाया जाता है। बोलो रे, कितना परसेंट? 0.9% है। इसका उपयोग बल्ब में और कहां करते हैं? ट्यूबलाइट में करते हैं। इसका प्रयोग कहां करते हैं चला? बल्ब में और किस में? ट्यूबलाइट में। अक्रिय गैस में सबसे अधिक आर्गन 0.9% वातावरण में उपलब्ध है। इसका प्रयोग बल्ब और किस में करते हैं? ट्यूबलाइट। फिर है क्रिप्टन। इसका प्रयोग फोटोग्राफी और लेजर बनाने में किया जाता है। लेजर लाइट जो बनाते हैं ना, इसमें और फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है, कुछ खास उपयोग नहीं है। जेनॉन, इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। कौन गैस कहते हैं चला? स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और रेडॉन, गैसीय तत्व में सबसे भारी कौन है? रेडॉन सबसे नीचे ना है, इसलिए सबसे भारी है। और अक्रिय गैसों में रेडॉन सबसे कम, लगभग नहीं होता है, मतलब लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है। और इसका उपयोग हम लोग रेडियो थेरेपी में करते हैं। किस में करते हैं चला? लिख लो, इसका उपयोग रेडियो थेरेपी में किया जाता है, कैंसर के उपचार में। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है, कैंसर के उपचार में। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है, कैंसर के उपचार में। लिखें। फिर है कुछ महत्वपूर्ण तत्व, जैसे क्रोमियम, नाम सुने हो? साइकिल का रिम के ऊपर परत देखे हो चढ़ाया हुआ, जो जंग लगने के बाद खत्म हो जाता है, देखे होगे नहीं? तो चला, क्रोमियम का परत होता है। क्रोमियम किसी भी चीज को जंगरोधी बनाता है और कार्बन कठोर बनाता है। ये ध्यान रखना, क्रोमियम जो है क्या बनाता है चला? क्रोमियम जंगरोधी बनाता है। और कार्बन जो है कठोर बनाता है। साइकिल के रिम पर जब तक वो व्हाइट कलर का पेंट रहता है जंग लगता है, लेकिन वो जैसे हटेगा जंग लग जाएगा। लिख लीजिए, कार्बन जंगरोधी कठोर बनाता है। क्रोमियम क्या बनाता है? जंगरोधी। अब जंगरोधी में भी चला, क्रोमियम का भी यूज होता है और निकेल का भी। अगर आप जंगरोधी की बात करिएगा तो जंगरोधी में दो चीजों का यूज होता है। सस्ता इस्पात, इस्पात मतलब स्टील ना हो, सस्ता इस्पात और चला महंगा इस्पात। सस्ता इस्पात में क्रोमियम का यूज होता है जंगरोधी बनाने के लिए। क्रोमियम जंगरोधी बनाता। अब महंगा इस्पात में निकेल जंगरोधी बनाता। कौन जंगरोधी बनाता? निकेल।
हो गया। सस्ता इस्पात को जंगरोधी कौन बनाता है? क्रोमियम। अब महंगा इस्पात को निकेल। जैसे चला आप लोग बाल्टी वगैरह खरीदते हैं स्टील का, उसमें क्रोमियम रहता है। वही अगर आप घड़ी खरीदते हैं स्टील वाले चेन का, तो उसमें क्या रहता है? निकेल। इसीलिए घड़ी में जल्दी जंग नहीं लगता है, अब बाल्टी में लग जाता है। तो आप कहिएगा सर बाल्टियों में निकेल डाल न दीजिए, तो निकेल चला महंगा है, निकेल जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए निकेल महंगा है, इसलिए निकेल हर जगह नहीं डाला जा सकता। बाल्टी में काम चल जाता है क्रोमियम से, स्टील में क्रोमियम से काम चल जाता है, तो वहां हम लोग काम चला लेते हैं। लेकिन अब घड़ी है, वो 12,000 13,000 का घड़ी है, तो उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? निकेल। क्या डाल देते हैं? निकेल डाल देते हैं। साइकिल के रिम पर परत चढ़ाकर हम लोग जंगरोधी बनाते हैं, किसके द्वारा? कठोर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? कार्बन। कठोर बनाने के लिए कार्बन का यूज करते हैं। अब आयरन, आयरन का नाम सुने हो? सबसे पहला प्रयोग किया गया था कॉपर, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु है आयरन। सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था कॉपर, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला आयरन। आयरन को सबसे अधिक प्रयोग किया गया, किसको चला? आयरन सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। आयरन को फिर जंगरोधी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? क्रोमियम का ना। भैया कठोर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? कार्बन का ना। कठोर बनाने के लिए, जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम। सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला धातु आयरन। लोहा ना। सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाला धातु कौन? कौन? कॉपर ना। सबसे पहले कॉपर, सबसे अधिक कहेगा आयरन। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन? आयरन। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम तथा कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जो चला जंग लगता है, केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं लगेगा, केवल जल की उपस्थिति में भी नहीं लगेगा। जल में आप रख दीजिए लोहा को, जंग नहीं लगेगा। अगर जल और ऑक्सीजन दोनों मिल गया उसको तो जंग लग जाएगा। और लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण प्रोसेस है, क्योंकि ऑक्सीजन जुटता है, तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो लोहे में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगता है, जल की उपस्थिति में जंग लगता है, तो यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। और जंग लगने से भार बढ़ता है कि घटता है? क्योंकि ऑक्सीजन और जल उकरा में जुट जाता है, जुटने के बाद भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लोहे में जंग लगता है जल तथा ऑक्सीजन, जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लोहे पर जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण है। जंग का अभिक्रिया आयरन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल की उपस्थिति में क्या बना देता है? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। इसी को चला हम लोग जंग भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कोरोजन भी कहते हैं। जंग कह दीजिए या कोरोजन कह दीजिए, या इसी को हम लोग संक्षारण भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण। बोलो रे। इसी को जंग कहते हैं, इसी को कोरोजन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाते हैं? ये देखो, इस सब में जिंक का लेप लगा हुआ है, इस सब में जिंक का लेप लगा देते हैं। और इसमें जंग लगने की सबसे गंभीर समस्या लोहा में क्या है? जंग लगना। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग इसको रिप्लेस करके स्टील ले आए। स्टील में क्या किए? जंग न लगे, लोहा में उसके लिए क्रोमियम मिला दिए, कठोर हो जाए इसके लिए लोहा में क्या मिला दिया? कार्बन मिला दिया। जैसे चला लोहा, लोहा है, लोहा में अगर हमको पता है कि जंग लगता है, जंग ना लगे तो थोड़ा क्रोमियम मिला देते हैं, और तनी हार्ड हो जाए तो तनी कार्बन मिला देते हैं, तनी लचीला हो जाए तो टंगस्टन मिला देते हैं, तनी मुलायमो लगे तो सिलिकॉन मिला देते हैं। अब तब ये पूरा का पूरा बन जाता है क्या? स्टील। कभी हम लोग जो बोलते हैं ना, कहते हैं स्टील का बॉडी है, लोहे का बॉडी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
स्टील का बॉडी, और स्टील का सामान जैसे कहते हैं उसके प्रति हमारा रिस्पेक्ट होता है, लेकिन लोहे के सामान के प्रति रिस्पेक्ट है? लोहा ओ लोहा है, स्टील कहते हैं, कहते हैं हाँ ठीक होगा, काहे? क्योंकि जो जो गुण हमको चाहिए उसके लिए वो पदार्थ उसमें मिला दिया जाता है। बोलो रे, स्टील को ही हिंदी में इस्पात कहते हैं। स्टील को ही हिंदी में क्या कहते हैं? इस्पात कहिए कि स्टील कहिए, बतवा इज सेम। इस्पात कहिए या स्टील कहिए, बतवा इज सेम। तो इस्पात का ही इंग्लिश होता है स्टील। तो लोहे में सबसे गंभीर समस्या क्या है? चला जंग लगना। प्लेटिनम का नाम सुने हो? ये चला गोल्ड है, ये क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम सफेद रंग का होता है, इसलिए इसे सफेद स्वर्ण कहते हैं। इसका खोज एडम ने किया था, इसलिए इसको एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। कौन उत्प्रेरक कहते हैं? इसे सफेद स्वर्ण कहते हैं और इसे एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। लेकिन सबसे कठोर तत्व अगर कहेगा तो हीरा। सबसे कठोर तत्व कहेगा तो हीरा, क्योंकि तत्व चला वो हीरा और धातु है। हीरा क्या है? सबसे कठोर और धातु भी कहेगा तो हीरा। हीरा तो कार्बन का ही ना दूसरा रूप है। कार्बन के दो रूप, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के कितने रूप? दो। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के कितने रूप? हीरा ग्रेफाइट। हीरा ग्रेफाइट। तो कार्बन तो खुद अधातु है, तो अधातु में सबसे अधिक कठोर कहेगा तो हीरा। यानी तत्व में सबसे अधिक कठोर कहेगा तो हीरा, लेकिन धातु में सबसे अधिक कठोर कहेगा प्लेटिनम। कौन? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम तथा सबसे कठोर तत्व कौन है? हीरा है। फिर यहां से एल्युमिनियम है। चला, एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं। क्या बनाने में? ये हल्का होता है कि भारी? एल्युमिनियम का बर्तन हल्का ना होता है। लोहा या स्टील के बर्तन क्या होते हैं? भारी होते हैं। या मुक्त अवस्था में पाया जाता है। फिर आते हैं चला कार्बन पर। कार्बन को अलग से पढ़ेंगे। बताइए सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। और सबसे कठोर तत्व कौन है? हीरा। हीरा को सफेद स्वर्ण या एडम उत्प्रेरक कहते हैं। बोलो न रे, क्योंकि यह रंग में कैसा होता है? सफेद। रोड पर फेंक दोगे तो कोई उठे वो नहीं करेगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका परत? जिंक का। साइकिल के रिम को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम का। क्रोमियम जंगरोधी बनाता है। जिंक अगर सस्ता पदार्थ है ना, ओकरा अगर जंगरोधी बनाना जिंक लगाते हैं। उससे महंगा है तो क्रोमियम, उससे महंगा है तो निकेल। बोलो न रे, आज लोहे में सबसे गंभीर समस्या क्या है? जंग लगना। जंग लगेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि जल की उपस्थिति में कि दोनों की उपस्थिति? पक्का ना? लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बोलो, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु लोहा और सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु कॉपर। बोलो, क्रोमियम। साइकिल के रिम पर परत किसका चढ़ता है? क्रोमियम का। किसका? सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन और सबसे कम मिलने वाला अक्रिय गैस रेडॉन। और रेडियोथेरेपी में रेडॉन। आर्गन की बात करें तो ट्यूब या बल्ब में जो गैस प्रयोग होता है वो कौन है? आर्गन। सबसे अधिक अक्रिय गैसों में कौन पाया जाता है? आर्गन। कौन? सबसे अधिक अक्रिय गैसों में कौन? आर्गन ना। सबसे कम रेडॉन, सबसे हल्का हीलियम और सबसे भारी रेडॉन। बोलो न रे, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। कौन गैस? स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी होता है। अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। हीलियम को रहना चाहिए था एस ब्लॉक में, लेकिन है ये पी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको पी ब्लॉक में रखा गया क्योंकि इसका गुण अक्रिय गैस से मिलता है। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, हीलियम को छोड़ के। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, संयोजकता 0। या किसी से अभिक्रिया नहीं करता। करता है क्या? अस्पताल में खाली ऑक्सीजन के ऑक्सीजन प्लस हीलियम, गोताखोर खाली ऑक्सीजन के ऑक्सीजन प्लस हीलियम। वायुयान के टायर में हीलियम। वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर में अक्रिय गैस में सबसे हल्का कौन? हीलियम। अक्रिय गैस में सबसे हल्का हीलियम। अक्रिय गैस में सबसे हल्का। और सस्ता इस्पात को जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम और महंगा इस्पात को जंगरोधी बनाने के लिए निकेल। बोला ने, हम चलो लेटो से आएंगे तो पढ़ाएंगे उतने जितना पढ़ाना है, तो कृपया शांति बनाए रखें। कभी कभार लेट हो जाता है।
और कल की कक्षा कंप्लीट, सभी कक्षाएं बंद है, ठीक है। लेकिन परसों से सभी कक्षाएं सुबह से ही सारा टेस्ट अपने नियमित समय पर संचालित है। मतलब सिर्फ एक दिन का बंद है, शनिवार रविवार सब टेस्ट अपने नियमित समय पर चालू, ठीक है, क्लियर। अगर ऐसा कोई टेस्ट बंद हुआ, मान लेते हैं, तो आपको प्रॉपर वे में उसका नोटिस मिल जाएगा टेलीग्राम पे, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर ऐसा कोई टेस्ट बंद होता है, वैसे होने की संभावना एकदम निग्लिजिबल है, तो आपको प्रॉपर वे में नोटिस मिल जाएगा। क्लियर है, बोलन रे। एक मिनट रुकिए जाओ, ये वो टेस्ट पे हमको डाउट लग रहा है। आज बकरीद न है, बाप रे, इधर से आ रहे थे चला, ये मुस्लिम लोग का मोहल्ला से, हमको लगता है रक्त की नदियां बह रही है, सबके घर से खून निकल रहा है। मतलब वो भी पर्याप्त, वो उन्हें काट रहा है, वो उन्हें भेमिया रहा है, वो उन्हें, हमको लगता है आज कम। हेलो, बोले सर, चिला जी दीपक सर उपलब्ध हैं, इसलिए कोई क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। निराला सर को भी देख ही लेते हैं, कहीं जाने वाले हैं क्या, पूछ लेते हैं। सब परिवार वाला आदमी है, चलो अब रोकना भी ठीक नहीं लगता। हेलो, बोले सर, शनिवार रविवार का सारा क्लास चल रहा है आपका, टेस्ट वगैरह? नहीं नहीं, टेस्ट, हाँ, टीचर वाला लीजिएगा ना, तो टेस्ट भी लीजिएगा। तो आप एब्सेंट कब हो रहे हैं आप? ठीक, ओके, हैं, उपलब्ध हैं, सभी कक्षाएं अपने नियमित समय पर रहेगी, चला, एक भी टेस्ट आपका बंद नहीं रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग घर नहीं ना जा रहे हैं? एकदम नहीं जाना है, चला, मंडे अपने टाइम से क्लास आपका चालू रहेगा, आगे की सभी क्लासेस चलेंगे, सिर्फ कल की सभी कक्षाएं